चलो, पिछले वीडियो में हमने रेशियो एनालिसिस को शुरू किया था और रेशियो एनालिसिस के 5 पार्ट में से 2 पार्ट कंप्लीट किए थे, क्योंकि रेशियो एनालिसिस एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसमें से हमने लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो जो पूरे बैलेंस शीट के बेस पे होते हैं उनको पढ़ा था। आज हम रेशियो एनालिसिस के 2 और पार्ट कर रहे हैं, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये रेशियो थोड़े से सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पर थोड़ा सा इसका लॉजिक आपको पढ़ना है, उससे आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इनमें थोड़ा सा पीएनएल के कॉन्सेप्ट रहते हैं मोस्टली, और आपको थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो ये चीजें आपको इजीली समझ आ जाएगी। सबसे पहला थर्ड पार्ट जो होता है रेशियो में, वो होता है एक्टिविटी रेशियो। ये क्या मेजर करता है कि अपना बिजनेस कितना फ्रिक्वेंट है, कितना जल्दी ग्रो कर रहा है, कितना एक्टिव है, वो चीजें चेक की जाती है। इसमें हम बेसिकली 5 रेशियो पढ़ते हैं। और अगला पार्ट होगा अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें भी हम कितने 5 पॉइंट पढ़ेंगे, 5 रेशियोज पढ़ेंगे। तो पिछली बार हमने 6 रेशियो बनाए थे वीडियो में, 10 रेशियो इसमें हो जाएंगे। इसके अलावा 4-5 रेशियो का एक पार्ट होता है जिसको हम अदर रेशियो बोलते हैं, वो अलग से अपलोड होगा। 3 पार्ट में जाके आपका ये रेशियो एनालिसिस का चैप्टर कंप्लीट होगा। सबसे पहला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसको हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। स्टॉक इन्वेंट्री सेम चीज होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, और इसका जो आंसर आता है वो टाइम्स में आता है। जैसे सपोज COGS मेरी 4 लाख है और एवरेज स्टॉक मेरे यहाँ 50,000 रहता है, तो इसका जो आंसर होगा वो 8 आएगा। तो आंसर क्या लिखा जाएगा, 8 टाइम्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, जितना मेरे पास स्टॉक पड़ा रहता है उसका 8 गुना माल मैंने इस साल में बेच दिया है। मतलब 8 बार मेरे बिजनेस का सर्कल कंप्लीट हो गया है। तो ये बिजनेस एक्टिवनेस को बताता है, और हमेशा ये रेशियो जितना ज्यादा आएगा आपका ये बिजनेस अच्छा और इम्प्रूविंग ग्रोइंग माना जाएगा। तो ये रेशियो जितना ज्यादा है उतना अच्छा। ये रेशियो बताता क्या है, ऑन एन एवरेज आपकी दुकान में कितना माल पड़ा रहता है और इस साल आपने कितने का माल बेचा है, दोनों के बीच रिलेशन बताता है। तो एग्जाम्पल 50,000 और 4 लाख है, तो 50,000 का माल ऑन एन एवरेज दुकान में रहता है और 4 लाख का माल बेचा है, मतलब बिजनेस 8 गुना पूरे साल में हुआ है। इसको बोला जाता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन कैसे करेंगे, एवरेज स्टॉक आपको हमेशा निकालना आना चाहिए। एवरेज कैसे निकलेगा, 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक होता है, 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक होता है। इन दोनों के स्टेप पे लेके और ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपका एवरेज स्टॉक आ जाएगा। और सिंपल लैंग्वेज में आप इसको बोल सकते हो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। COGS कैसे निकलेगी, COGS के 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको ये 11th में पढ़ाया जाता है इसलिए पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके COGS आएगी। और एक और फॉर्मूला होता है सेल्स में से GP अगर माइनस कर देते हो तो भी आपकी क्या आती है, COGS आती है। तो COGS आपको निकालना आना चाहिए। एवरेज स्टॉक आपको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 से हो जाएगा, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, और इसका आंसर टाइम्स में आएगा। और जितने ज्यादा टाइम्स ये आंसर आएगा उतना आपके लिए अच्छा। सेम इसी के बेस पे होता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल की जगह आप इसको डेटर्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो सेम लॉजिक होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। नीचे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो होगा वो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। हमेशा वही लॉजिक चलेगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। और ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या कवर करते हैं तो ध्यान रखना, डेटर और BR को लेते हैं। ओपनिंग डेटर प्लस BR और प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग BR डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। सर ऊपर क्या लेंगे, उसमें तो COGS ली थी। तो डेटर्स बनते कैसे हैं, जब हम उनको उधार माल बेचते हैं। कोई भी बिजनेस में हमारे डेटर तब माना जाता है जब हमने उसको उधार माल बेचा होता है। तो यहाँ आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स। अब क्वेश्चन करने के लिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग डेटा दे देंगे, उससे आप एवरेज निकाल लोगे। नेट क्रेडिट सेल्स का भी ज्यादा कैलकुलेशन टफ नहीं होता है। अगर सेल्स बोल रखा कुछ नहीं बोला तो पूरी आप क्रेडिट सेल मान लो। अगर सेल बोल रखा और बोल रखा इसमें से 20% या कुछ अमाउंट जो है वो कैश सेल्स है, तो टोटल सेल्स में से कैश सेल हटा दो, बाकी सेल्स आपकी कौन सी आएगी, क्रेडिट सेल्स। इसका अगेन आंसर भी होगा, वो होगा आपका टाइम्स में आएगा, और ये भी जितनी वैल्यू ज्यादा है उतना बेटर होता है। इसी का जस्ट सिंपल एक और बन जाएगा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो।
तो इसका क्या बनेगा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का सेम चीज बनेगी। नीचे तो वही ट्रेड पेबल आएंगे, तो ट्रेड पेबल कौन से होंगे, एवरेज वाले, एवरेज ट्रेड पेबल। और एवरेज कैसे निकालते हैं, वही ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ट्रेड पेबल में क्या क्या कंसीडर होंगे, तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये आपके ट्रेड पेबल में कंसीडर होते हैं। ऊपर क्या लिखेंगे, तो डेटर्स तो तब बनते हैं जब हम उनको क्रेडिट सेल करते हैं, तो क्रेडिटर्स कब बनते हैं, जब हम उनसे उधार माल खरीदते हैं, क्रेडिट परचेस करते हैं, तो ये आपका बन जाएगा नेट क्रेडिट परचेस। अब अगर केवल परचेस दे रखी है तो आप पूरी परचेस ले लो, अगर टोटल परचेस और कैश परचेस दे रखी है तो डिफरेंस करके ले लो, क्रेडिट परचेस आपका यहाँ पे आ जाएगा। तीनों ही रेशियो आपस में रिलेटिव है, तीनों में नीचे एवरेज आता है, ऊपर स्टॉक के लिए सीओजेस आता है, डेटर के लिए क्रेडिट सेल आता है, क्रेडिटर के लिए क्रेडिट परचेज आता है। डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन होती है क्वेश्चन में सोल्व हो जाता है, सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, बस आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि इसे कैसे लिखे। फिर आपका नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो जब भी टर्नओवर रेशियो है सिंपल, ऊपर तो आ जाएगी टोटल सेल्स और टोटल सेल्स, और ये आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिख सकते हो, टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डिवाइड बाई फिक्स एसेट्स बोले तो फिक्स एसेट्स, नेट एसेट्स बोले तो नेट एसेट्स लिख देनी। सर नेट एसेट्स क्या होती है, नेट एसेट्स को हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड सेम होती है। कैसे निकालेंगे नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपको डेटा गिवन होगा, सिंपल से सुन लो। शेयर होल्डर फंड पिछले वीडियो में कवर था, नॉन करंट लाइबिलिटी, इनकी टोटल बोले तो भी आपकी नेट एसेट्स होगी, या फिर आप एक तरीका हो रहा है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी कर दोगे तो भी आपकी क्या आ जाएगी, नेट एसेट्स आ जाएगी। सिंपल है, दोनों में से एक तरह की इंफॉर्मेशन होगी तो उससे आपका कवर हो जाएगा। शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल भी कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, और टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी भी क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। और नेट एसेट्स बोलो या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो एक ही होता है, इसको आप ऑप्शन में एक और लिख सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड, कि हमने जितना पैसा लगा रखा है उसका कितना गुना हमारी सेल्स होगी। सपोज हमारी सेल्स हुई है 25 लाख और हमने एसेट्स लगा रखी है 3 लाख, तो 25 लाख डिवाइड बाय 3 लाख करेंगे तो आंसर आएगा 8.33 टाइम्स। तो हमारे एसेट्स के 8.33 टाइम्स हमने क्या कर दी है, सेल्स कर दी है। ये आपका होगा नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। लास्ट है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो वही सेम चीज टर्नओवर के लिए वीडियो तो आ जाएगा टोटल सेल्स और डिवाइड में आ जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल पढ़ा हुआ है हमने पिछले वीडियो में, या वापस सुन लो वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है। तो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी से। तो सिंपल से एक्टिविटी रेशियो, बस लॉजिक्स पता होने चाहिए। इन तीनों में नीचे एवरेज आता है और इन तीनों में ऊपर तो सेल्स आएगी, नीचे दूसरा जो भी वैल्यू जिनके बीच रिलेशन निकालना वो आ जाएगा। जैसे नेट एसेट्स आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल है तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। सिंपल लेते हैं एक्टिविटी रेशियोस, आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो आपके इजीली मार्क्स आ जाएंगे और सॉल्व भी हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के लिए भी आपको 11th का नॉलेज चाहिए होगा, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग पीएनएल के कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। मैं सिंपल वे में एक बार फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या बताते हैं। सबसे पहला रेशियो होता है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। तो अब आपको ग्रोस प्रॉफिट का पता होना चाहिए कि जीपी जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है, और इसका जो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का मतलब होगा वो होगा जीपी डिवाइड बाई नेट सेल्स मल्टीप्लाई विद 100। अब अगर ये आंसर 22%, 20% कुछ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो 100 रुपए का माल हम ऑन एन एवरेज बेचते हैं उसमें 22% हमें ग्रोस प्रॉफिट हो रहा है, मतलब बाकी का पैसा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, सीओजीएस है। तो कुल जितना माल बेचा गया है उसमें से हमें ग्रोस प्रॉफिट कितना हो रहा है ये हमें बताता है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। और ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो निकलता है वो आपका ग्रोस प्रॉफिट होगा। और डिटेल में आपने 11th में पढ़ा होगा। बाकी एक तरह से आप इसको डायरेक्ट प्रॉफिट बोल सकते हो, इतने में खरीदा इतने में बेचा, बीच में जो प्रॉफिट कमाया वो ग्रोस प्रॉफिट है, डिवाइड बाय कितने में बेचा वो मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा इनटू 100। सपोज ये मार्कर मैंने 15 रुपए में खरीदा और 24 रुपए में बेच दिया 24 रुपीज में, तो मैंने इसमें 9 रुपीज कमाए, तो फिर वो हो जाएगा 9 रुपीज कमाए हैं 24 रुपीज में इंटू 100। ये आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी किस तरह से आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, वो अलग अलग वैल्यू पे निकल सकता है।
ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? क्योंकि हम जब जीपी निकालते हैं तो केवल परचेज और उससे रिलेटेड खर्चे माइनस करते हैं, लेकिन शॉप के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उनको माइनस नहीं करते हैं। तो जब हम जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देते हैं और अगर ऑपरेटिंग कोई इनकम है तो उसको ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन जाता है। जैसे हमने 4 लाख रुपए तो जीपी कमाया, 2 लाख दुकान का खर्चा है, तो 4 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख रुपए बचे और 25,000 रुपए दुकान पे कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव वगैरह हुआ, तो 225 आपकी क्या हो जाएगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे? जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को चलाने के लिए रेगुलर खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे सैलरी हो गया, रिपेयर्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वो सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव है, वो आपका ऐड हो जाएगा। डिवाइड बाई नेट सेल्स मल्टीप्लाई विद 100। नॉर्मली ये प्रॉफिट जीपी से थोड़ा सा कम आता है क्योंकि इसमें शॉप के एक्सपेंस माइनस हो जाते हैं। जीपी मतलब वो जितना हमने माल बेचा और कितने में खरीदा था और कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। ऑपरेटिंग में हमें क्या बताता है? इस बिजनेस को करने से हमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और अगर मैं ये कहूं जैसे 16% ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, मतलब पूरे साल में जो पैसा आया उसमें से 16% मेरा बिजनेस को रन करके बचा है, और इसका मतलब ये है कि हमारा 84% जो है बिजनेस चलाने में खर्चा लगता है, तो वो ऑपरेटिंग रेशियो आपका एक्सपेंस होता है। इसको आप 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से भी निकाल सकते हो, 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से भी निकाल सकते हो, या खर्चा कितना लगता है वो निकालना है तो ऑपरेटिंग रेशियो होगा, और प्रॉफिट के बेस पे निकालना है तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे होगा। ये कैसे निकलेगा? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम कुछ हो तो, डिवाइड बाई नेट सेल्स मल्टीप्लाई विद 100। और इसका आंसर और उसका आंसर दोनों हमेशा 100 ही आएगा, क्योंकि जितना खर्चा हुआ है, मैं अगर ये कहता हूँ कि मेरा 5 लाख रुपए मंथली सेल्स है और उसमें से सब खर्चे माइनस करके 4,50,000 होते हैं, तो 50,000 रुपए मेरा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो 10% बनेगा। तो अगर मेरा 10% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब 90% बिजनेस में खर्चा हो रहा है, ठीक है। और 90% खर्चे में से ऑपरेटिंग के अलावा डायरेक्ट जो खर्चा होता है वो आपका जीपी होता है। वो आप पूरा कैलकुलेशंस करोगे तब आपको और समझ आ जाएगा। फिर नेट प्रॉफिट क्या होता है? तो नेट प्रॉफिट सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है जीपी, उसमें से दुकान के रूटीन खर्चे माइनस कर देते हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर एबनॉर्मल कोई खर्चा हुआ है वो भी माइनस करते हो तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकलता है, इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला तो सिंपल होगा, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई विद 100। लेकिन ये नेट प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? तो एक तरीका और है, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा था उसमें से आप एबनॉर्मल खर्चे जो है वो माइनस कर दो, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या लॉसेस, जैसे लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, तो वो आपको यहाँ से क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे, तो उससे आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई विद 100। अब सपोज ये 22% आ रहा था, ये 16 आ रहा है, ये 14% आ रहा है। इसका मतलब दुकानदार ये दिमाग लगाएगा कि मैं अगर 100 रुपए का माल बेचता हूँ, उसमें से मैं अगर परचेज माइनस करता हूँ, केवल 100 रुपए का अगर मैं माल बेच रहा हूँ और परचेज माइनस करता हूँ तो मैं 22 रुपीज कमा रहा हूँ, मतलब 78% मेरी परचेज है। उसमें से अगर मैं दुकान के रूटीन खर्चे माइनस कर देता हूँ तो मैं सिर्फ 16% कमा रहा हूँ, मतलब दुकान चलाते समय मेरे को 84% खर्चा हो रहा है। और सब खर्चे, एबनॉर्मल खर्चे भी अगर मैं माइनस कर दूं तो फिर मैं 14% कमा रहा हूँ, मतलब टोटल ओवरऑल जो खर्चे हैं वो मेरे 86% है, और फाइनल जो एक्चुअल प्रॉफिट लास्ट में बच रहा है वो मेरा क्या होता है? एनपीआर, नेट प्रॉफिट रेशियो। और इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और ये सब का बेस तो आपका होता है सेल्स। लेकिन दुकानदार कितनी बार ये सोचता है कि मैं कितना परसेंट अपनी कैपिटल पे कमा रहा हूँ, उसको बोला जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सिंपल होगा, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई विद 100। नेट प्रॉफिट वही ये वाला, और कैपिटल एम्प्लॉयड ये वाला जो अपन ने डिस्कस किया था, नेट एसेट से कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल वाला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये परसेंट थोड़ा ठीक आना चाहिए, तभी आपको बिजनेस करने में मजा आता है, क्योंकि अगर ये परसेंट 6-7% से भी कम आ रहा है तो फिर आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है। एग्जाम्पल, मैंने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है और उसके लिए मैंने ये मान के चलो अगर 20 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है,
तो 20 लाख के पैसे लगा के मैंने 4 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ये निकलेगा आपका 20%। यानी मैं जितने पैसे लगा रखे हैं उसका 20% प्रॉफिट कमाने में सक्षम हूँ। तो ये प्रॉफिट एक अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। पर अगर ये बहुत कम आ रहा है तो फिर आप बिजनेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ ना कुछ डिसीजन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो बाकी सब में तो हम सेल्स के बेस पे निकालते हैं। जब हम कैपिटल के बेस पे निकालते हैं हम कैपिटल पे कितना परसेंट कमा रहे हैं, तो वो आपका होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिंपल सिंपल से रेशियोज है, बहुत सिंपल लॉजिक्स हैं, लेकिन ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। टोटल 22 रेशियोज हैं, उनमें से लगभग मैंने 16 करा दिए। एक दो रिलेवेंट नहीं है तो वो हट जाएंगे। अब सिर्फ 4-5 रेशियो रहेंगे, वो आपके थोड़े अदर्स वाले हैं, वो ट्रिकी है। वो एक वीडियो और आएगा, उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चंस भी आपके आराम से हो जाते हैं और आप आराम से इस क्वेश्चंस को इन लॉजिक के बेस पे कीजिए। और कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।